यस गाइस, सो टारगेट कॉस्टिंग के सेकंड लेक्चर के पार्ट बी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इससे पहले के दोनों लेक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो पूरा एक ही लेक्चर में हमने 2 आवर्स कवर अप किए हैं। बाकी इस वाले लेक्चर की पार्ट ए ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा एंड पार्ट बी उसके बाद ही स्टार्ट करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग हमारी जर्नी आगे और बढ़ाते हैं। जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था पार्ट ए में उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों को सारे के सारे जितने भी नोट्स थे वो पार्ट ए में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो पार्ट ए में सारे के सारे नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किए, हर एक चीज समझाई कि कैसे टारगेट कॉस्टिंग बना, सारी चीजें। अब हम लोग उसके नोट्स अब आप लोग अपनी बुक खोल सकते हैं, बिल्कुल मैं आप लोगों को उसके लिए अलाउ करता हूं। तो आइए दोस्तों, फटाफट से आप लोग अपनी बुक खोल लेंगे एंड मैं आपको बताऊं, आप लोगों की नजरें फिर भी स्क्रीन पर ही जमी होनी चाहिए। आप लोगों की नजरें आपकी बुक में नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई छोटा मोटा कोई करेक्शन होगा और मैं वो करा रहा हूं तो ही आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट ए में बताया कि हम लोग यहां पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो होता है वहां पर सेलर मार्केट होता है और सेलर मार्केट पहले प्रोडक्ट डिजाइन करता है, फिर कॉस्ट एस्टिमेट करता है, फिर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट या मार्कअप जो भी है वो उसमें ऐड करके टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। दैट मीन्स कॉस्ट प्लस मार्कअप प्रॉफिट प्राइसिंग बोलते हैं, जो कि हम लोग प्राइसिंग डिसीजन में बहुत सारे अच्छे से देखने वाले हैं। यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। फिर इसके कारण से हमारे पास जब स्ट्रेटेजिकल कॉस्टिंग जब हमारे पास आया तो उसमें एक टारगेट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट आया और वो टारगेट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं जी भैया, हम लोग हमारा बायर सेंट्रिक मार्केट हो गया है। यहां पर हम लोग बायर से पूछते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, फिर हम लोग मार्केट की जो प्राइसिंग है उसी को पकड़ करके वहां से हमारा टारगेट प्रॉफिट जो है उसको लेस करेंगे और टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग उसके बाद में प्रोडक्ट की डिजाइन तय करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कॉस्टिंग आसान है, ये जो वाटरमार्क है ना, ये आप लोगों को मेरे पास जो बुक है ना, क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी बुक है, उसमें इतना हाईलाइट हो रहा है, आपको बुक में इतना हाईलाइट नहीं होगा। बुक में ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि बुक के अंदर वाटरमार्क बहुत बैक में जाता है, तो वहां पर इतना हाईलाइट नहीं होगा, आपको नोट्स बिल्कुल प्रॉपर्ली दिखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में अब मैं आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हर एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब मैं उन सब चीजों को इससे लिंक करूंगा आपको नोट्स को, ताकि आप लोगों का एक ही नोट्स को 2 बार रिवाइज हो जाए क्लास के अंदर ही। तो क्या बोल रहा है? इन शॉर्ट वी कैन से इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सेलर मार्केट, सेलर विल डिजाइन प्रोडक्ट बाय देयर ओन थिंकिंग। सेलर अपनी खुद की थिंकिंग से अपना प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करता है एंड देन दे विल कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट and then add their desired profit oblique markup to calculate their target selling price। और फिर आपका वही सारी बात जो यहां पर ऊपर लिखी है कि सेलर मार्केट है, सबसे पहले वो खुद की डिजाइन बनाता है, फिर अपनी कॉस्ट एस्टिमेट करता है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है और उससे टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। तो इन शॉर्ट टारगेट सेलिंग प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे? टोटल कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ा तो टारगेट सेलिंग प्राइस को अचीव किया। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्यों बोला है कि आप लोग बुक में नहीं देखेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं आप लोगों को खुद को जज करवाऊंगा कि आप लोगों ने जो चीजें हैं वो आप लोगों को सॉल्यूशन बिना देखे, आपकी नजरें केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए, हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए और आपको स्क्रीन पर देख करके आपको ऐसे देखना, स्क्रीन पर अच्छा ये क्वेश्चन है, तो आप खुद का माइंड अप्लाई करके उन एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल पार्ट ए में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस तरह के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर चिंटू एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आइटम एंड ही डिस्क्लोज फॉलोइंग फिगर्स ऑफ कॉस्ट एंड ही। ये वॉन्ट्स में W के बाद में आप लोगों को स्पेस नजर आ रहा होगा, ये स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस हो गया है, तो आप लोग इसको वॉन्ट्स को एक सिंगल कर लेंगे। दैट मीन्स यहां पर आप लोग लिख लेंगे वॉन्ट्स। ये जब करेक्शन होगा तो आप बुक में जरूर लिखेंगे। तो ये आपका वॉन्ट्स हो जाएगा, वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट विद 20% मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 20% मार्कअप चाहता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100, टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम 1 लाख, टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 2000।
अब मेरे पास यहां पर कैलकुलेट करना है टारगेट सेलिंग प्राइस। मैंने आपको इस तरह का एग्जांपल पार्ट ए में कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो अलग तरीके हैं। पहला तरीका, हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में बदल दें। दैट मींस 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है 2000 यूनिट्स पर, तो इनका मतलब हो गया 50 रुपए पर यूनिट। तो 100 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट, 50 रुपए पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई 150। क्वेश्चन ने कहा था 20% मार्कअप है टोटल कॉस्ट का, तो 150 का 20% कितना हो जाएगा सर? 30 रुपीज। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 180। एक तरीका तो है ये पर यूनिट का। दूसरा तरीका है आप वेरिएबल कॉस्ट को भी टोटल में ले जाओ, दैट मींस 100 रुपीज को। तो आइए कैसे किया है। ऑप्शन नंबर ए, पहला किया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टोटल में ले गए वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी टोटल में था, तो टोटल कॉस्ट आ गया 3 लाख। टोटल कॉस्ट पर प्रॉफिट निकाला 20%, तो 60,000। तो टोटल सेल्स आ गई आपकी 3,60,000 और उसमें सेल्स यूनिट का डिवाइड लगा दिया 2000 का, तो टारगेट सेलिंग प्राइस आ गई 180। दैट्स इट। चलिए आगे। ऑप्शन नंबर 2 अगर हम एक्सेस करते हैं, जो मैं आपको कहूंगा रिकमेंडेबल है, तो आप लोग यहां पर लिख लेंगे रिकमेंडेबल। यहां पर रिकमेंडेबल लिख लेंगे क्योंकि यही आपको करना चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि कम समय लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी गिवन है 100। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपको 50 रुपीज कैलकुलेट हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 2000 यूनिट से, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 150 और इस पर 20% का प्रॉफिट तो 30, तो टारगेट सेलिंग प्राइस 180 आ जाएगा। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1 मार्कअप इज 60% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, नाउ कैलकुलेट टारगेट सेलिंग प्राइस। तो मैंने ये भी एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बोला, मार्कअप दे रखा है 60% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 100 का 60% कितना होता है? 60। तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट में 60 मत जोड़ देना, टोटल कॉस्ट में 60 नहीं जोड़ना है, ये 60 आपकी वेरिएबल कॉस्ट में ही जुड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट 100, मार्कअप 60, तो सेलिंग प्राइस 160। तो क्या बोला मैंने? तो 100 प्लस 60, तो ये टारगेट सेलिंग प्राइस 160 आएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आपका जो ये 60 रुपीज है ये आपके फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को कवर करता है, फिक्स कॉस्ट को भी प्रॉफिट को भी, दोनों को। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप ये गलती मत कर देना कि आप कहीं इसको प्रॉफिट मान लो और बाकी फिर आप टोटल कॉस्ट में इस प्रॉफिट को ले जाओ। मार्कअप बोला है, प्रॉफिट नहीं बोला है। और टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम क्या बोलता है? आइए जी टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम पे भी आते हैं। Traditionally, we will calculate target selling price which was based on our cost. So accordingly, price will, ये स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है जो मैंने आपको राउंड में किया है, आप लोग देख लीजिएगा। प्राइस विल वेरी, ये FOM लिख दिया हमारे टाइपिस्ट ने, पता नहीं क्या टाइप किया, कोई बात नहीं। तो वेरी फॉर आवर कॉम्पिटिटर्स। सो क्या बोला? ट्रेडिशनली वी कैलकुलेट टारगेट सेलिंग प्राइस विच वॉज बेस्ड ऑन अवर कॉस्ट, सो अकॉर्डिंगली प्राइस विल वेरी फ्रॉम अवर कॉम्पिटिटर्स। तो ये FOM नहीं है, ये फ्रॉम है, FROM। तो ये वेरी कर जाएगी अपने कॉम्पिटिटर से। क्या बोला क्वेश्चन ने? क्योंकि क्या होता था, टारगेट ट्रेडिशनली हम जब सेलिंग प्राइस लेते थे तो हम हमारी कॉस्ट अकॉर्डिंगली, हम हर एक इंसान की, हर एक बिजनेसमैन की अपनी कॉस्ट होती थी। उस कॉस्ट में जब आप अपना प्रॉफिट जोड़ते थे तो कॉस्टिंग आपकी, हर एक इंसान की कॉस्टिंग अलग अलग आएगी। तो जब अलग अलग आएगी तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी आपकी कॉम्पिटिटर से वेरी करेगी, बिकॉज एवरीवन विल हैव देयर डिफरेंट कॉस्ट, सो सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो बी डिफरेंट। और सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी तो क्या होगा? बट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वी कैन नॉट अफोर्ड डिफरेंट प्राइस फ्रॉम अवर। ये भी अगेन यहां पर भी ये फ्रॉम आएगा, क्या बात है भाई, फ्रॉम अवर कॉम्पिटिटर्स एज इफ अवर कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड सेम फीचर्स। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी सेम फीचर्स दे रहा है विद बिलो सेलिंग प्राइस, लेकिन आपसे कम सेलिंग प्राइस पे, देन वी विल नॉट एबल टू क्रिएट अवर मार्केट शेयर। और मार्केट शेयर क्या होता है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं लास्ट पार्ट के अंदर। तो मैं आप लोगों को लास्ट पार्ट वाला जो आप लोगों के लिए है, अगर आप लास्ट पार्ट नहीं देख के आ रहे हैं ना तो फिर वो आपकी मिस्टेक है। लास्ट पार्ट देख करके ही आप इस चीज को लिंक कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था मार्केट शेयर का मतलब होता है कि मार्केट साइज तो होता है कि कितने बच्चे हैं जो क्लास लेने वाले हैं, 8000, उसमें से 4000 मेरे पास आते हैं, तो दैट मीन्स मेरा मार्केट शेयर है 50%। क्लियर? So in short, we can say we cannot change increase selling price from other competitors. So what we can do is
कंट्रोल अवर कॉस्ट सो दैट वी कैन अर्न एंड ऑल्सो क्रिएट अवर मार्केट शेयर। तो हम लोग मार्केट शेयर सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं, मार्केट सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, हम कर सकते हैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया केवल उसी को टारगेट करो ताकि आपका खुद का एक मार्केट शेयर क्रिएट हो सके। फॉर दिस वी विल फर्स्ट एनालाइज करेंगे टारगेट सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मिनिमम रिटर्न बेस्ड ऑन अवर कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमारा बेस्ड है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर। एंड नाउ दिस प्रॉफिट ऑब्लिक रिटर्न विल, ये विल के अंदर स्पेस हो गया एक्स्ट्रा, विल बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, क्या हो गया भाई, फ्रॉम अवर टारगेट सेलिंग प्राइस एंड रिजल्टेंट फिगर विल बी नोन एज टारगेट कॉस्ट। फ्यूचर के अंदर जो भी बुक्स आएंगी मैं उसके अंदर ये सारी चीजों को करेक्ट करके दे दूंगा। बाकी जिनके पास जो हमारे लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं, दैट मीन्स हमारे आज रिकॉर्ड हो रहे हैं, कल ही उनके पास आज ही हैंड टू हैंड डिलीवर हो रहे हैं और वो हैंड टू हैंड देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं सॉरी चाहूंगा कि ये आप लोगों को हल्का फुल्का चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये छोटा मोटा जो है ना इसमें नोट्स में ये, क्योंकि हर एक चीज, इतनी सारी चीजें होने के बाद मैं एक एक वर्ड को डिक्टेट नहीं कर सकता था, तो वो नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये हल्की फुल्की सी चेंज, एफ फ्रॉम की जगह FOM लिख दिया, तो आपको मैं बता रहा हूं आप लोगों को हल्का हल्का सा चेंज आपकी बुक में करते हुए चलिएगा, एक्स्ट्रा स्पेसिंग हो गई है उस कारण से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वही सारी बातें जो हम लोगों ने अब तक करी हैं कि आप सबसे पहले टारगेट सेलिंग प्राइस लेंगे, उसमें से अपना टारगेट रिजल्टेंट प्रॉफिट जो भी आपका है वो लेस कर देंगे, तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। डेफिनेशन क्या बोलती है, टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ विच a proposed product with specific functionalities and quality must be produced to generate a desired level of profitability at its anticipated selling price। कुल मिलाकर के ये वो चतुर वाली लैंग्वेज है। कुल मिलाकर के मैं बता दूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को हम फॉलो करके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, जो कि आपके कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के आधार पर स्पेसिफिक फंक्शन विद स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया जाता है, और उसके माध्यम से हम लोग एक टारगेट सेल प्रॉफिट अचीव करते हैं एट टारगेट सेलिंग प्राइस। टारगेट सेलिंग प्राइस पर टारगेट प्रॉफिट हम लोग अचीव करते हैं, ठीक है। चलिए जी, आइए एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ना, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग बुक में नहीं देखेंगे। मिस चिंटी स्टार्ट ए बिजनेस वेयर शी विल मैन्युफैक्चर कैलकुलेटर। मिस चिंटी जो है, मतलब मिस है, मतलब कि आप लोगों के लिए द्वार खुले हैं, तो मिस चिंटी हैं जो स्टार्ट करती हैं बिजनेस वेयर शी विल मैन्युफैक्चर कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर बनाती हैं। इन मार्केट कैलकुलेटर हैविंग सेम फंक्शंस। मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बात है कैलकुलेटर के सबके सेम फंक्शंस होते हैं, सबके कैलकुलेटर सेम होते हैं, एंड क्वालिटी, सबकी क्वालिटी सेम, एट सेलिंग प्राइस 200। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जिस सेलिंग प्राइस पर मार्केट में दुनिया बेच रही है आपको भी उसी रेट पर लेकर जाना होगा, दैट मीन्स 200। तो इसका मतलब टारगेट सेलिंग प्राइस 200। चिंटी इन्वेस्टेड 20 लाख, चिंटी ने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, एंड शी वॉन्ट्स टू अर्न 20% पर एनम और इट्स इन्वेस्टमेंट, और वो चाहती हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट पर, दैट मीन्स 20 लाख पर 20% वो कमाए। तो दैट मीन्स 20 लाख पर 20%, तो इसका मतलब वो क्या चाहती हैं कि मुझे सालाना 4 लाख रुपए कमाने हैं, दैट मीन्स टारगेट प्रॉफिट। एंड शी इज एक्सपेक्टिंग सेल्स ऑफ टोटल 10,000 कैलकुलेटर इन प्रेजेंट ईयर, और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस साल हम 10,000 कैलकुलेटर भेज देंगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो टारगेट कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेटर की टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करो, इसका मतलब कि एक कैलकुलेटर की टोटल कॉस्ट निकालनी है, टारगेट कॉस्ट। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मार्केट में टारगेट सेलिंग प्राइस 200। अब मेरे पास अगेन 2 अप्रोच है, मैं या तो टारगेट सेलिंग प्राइस को पूरे सेल्स में कन्वर्ट करूं, फिर मैं उसमें से 4 लाख लेस करूं। पहला अप्रोच, मेरा पहला अप्रोच क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला अप्रोच तो यह कि जी मैं सेल्स लिखूंगा और सेल्स आ जाएगी मेरी @200 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि मैं टोटल यूनिट्स जो है वो 10,000 करना चाहता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा 20 लाख, और 20 लाख में से मैं मेरा लेस कर दूंगा मेरा प्रॉफिट, जो कि है मेरा टारगेटेड प्रॉफिट कितना है @20%। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 20% कितना होगा 4 लाख, तो 4 लाख मैं यहां से रिड्यूस कर दूंगा, तो मेरे पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी ओवरऑल टोटल में 16 लाख की टोटल टारगेट कॉस्ट। और अगर मैं टारगेट कॉस्ट पर कैलकुलेटर की बात करूं
तो टारगेट कॉस्ट पर कैलकुलेटर कैसे आएगी? 16 लाख में मैं 10,000 का डिवाइड लगा दूंगा तो 160 मेरी आ जाएगी। एक तरीका तो मेरे पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट में है, मैं इसमें से लेस कर दूं टारगेट प्रॉफिट भी पर यूनिट में। और टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा? 20 लाख का 20% 4 लाख, और 4 लाख में डिवाइड कर दूंगा मैं 10,000 मेरी नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स, तो अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 40 रुपए। तो 40 रुपए ये हो गए, तो ये 160 रह गया। तो आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? ये आसान है, नंबर नहीं कटेंगे 1% भी। बस हम लोग वर्किंग नोट में दिखा देंगे इस 4 लाख की कैलकुलेशन अलग से कि हमारे ये 4 लाख कहां से आए, और या फिर आप इसी जगह पर दिखा दें 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% और यहां पर डिवाइड लगा दें 10,000 का। तो ये भी आप ब्रैकेट में यहां पर भी दिखा सकते हैं अगर ये एमसीक्यू में ही आता है। तो अगर कल को 4 नंबर में आ जाए, जो कि चांसेस कम है, तो आपको फिर उसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट बना के दिखाना है। क्या ऐसा ही किया है हमने? टारगेट सेलिंग प्राइस दे रखी थी 200, ये देखिए 20 लाख का 20% डिवाइडेड बाय 10,000, इससे आ गया 40, तो टारगेट कॉस्ट हो गया 160। क्लियर है सर? क्या ऐसे सारे के सारे आप क्वेश्चन खुद ही ऐसे सॉल्यूशन दे दोगे क्या? ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे अभी, टोटल पूरे 14 क्वेश्चन हैं टारगेट कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, चलिए। सपोज अवर कॉम्पिटिटर इज हैविंग सम स्पेसिफिक कॉस्ट, मैंने आपको बोला था ना कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट जो कॉम्पिटिटर की लग रही है, आपकी नहीं लग रही, तो आपको टारगेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते समय मार्केट प्राइस में से उस स्पेसिफिक कॉस्ट को लेस करना है। ये मैंने पार्ट ए में आपको बताया था। विच वी नो नीड टू इनकर, जिसको हमको इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देन इन दैट केस वी विल हैव टू रिड्यूस सच स्पेसिफिक कॉस्ट फ्रॉम, ये ओम लिखा है, इसको फ्रॉम कर लीजिएगा, फ्रॉम टारगेट कॉस्ट। हैंस टारगेट कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, तो टारगेट कॉस्ट एज अंडर कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे? मार्केट प्राइस माइनस कर दोगे स्पेसिफिक इनकर जो भी हुई है कॉम्पिटिटर के द्वारा, वो विच वी विल नो नीड टू इनकर, जो हमको इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो लेस कर दोगे तो आ जाएगा टारगेट सेलिंग प्राइस, उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट लेस कर दोगे तो आ जाएगा टारगेट कॉस्ट। उम्मीद करता हूं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? सपोज इन एग्जांपल नंबर 3 अवर कॉम्पिटिटर इज हैविंग ए स्पेसिफिक एक्सपेंस ऑफ 80,000 पर एनम, कोई एक ऐसा एक्सपेंस है 80,000 पर एनम का विच वी नो नीड टू इनकर, जो हमको इनकर करने की जरूरत नहीं है। देन कैलकुलेट रिवाइज टारगेट प्राइस, तो रिवाइज टारगेट प्राइस क्या होगी? तो भैया आओ, आप यहां देखोगे ये कितना था 200, इसमें से आपको पता है कि आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस जो है, टारगेट सेलिंग सॉरी मार्केट प्राइस जो दे रखी है वो आपको दे रखी है मार्केट प्राइस 200 की, इसमें से आपको लेस करना है जो आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट है ना उसको, और स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी है 80,000 पर एनम, तो पूरे साल का 80,000, तो पर यूनिट कितना होगा सर 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट मींस 8 रुपए। तो आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस जो होगी ना वो होगी 192, और इस 192 में से आप अपना टारगेट प्रॉफिट जो कि है 40 रुपए वो लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 152, और ये रहा आपका 152 मार्केट सेलिंग प्राइस। इसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट भी लेस कर दिया और स्पेसिफिक कॉस्ट भी लेस कर दी। ध्यान रखिएगा अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो आप लोग इसको मार्केट सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे स्पेसिफिक कॉस्ट, और फिर उससे आपके पास जो आएगा उसे आप बोलोगे टारगेट प्राइस। ध्यान रखिएगा टारगेट सेलिंग प्राइस, चाहे तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए, एक स्टार मार्क करके यहां पर जगह भी है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा टारगेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस स्पेसिफिक कॉस्ट। ये स्पेसिफिक कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मत कर देना, स्पेसिफिक कॉस्ट माइनस कर दोगे स्पेसिफिक कॉस्ट पर यूनिट, तो आप ये अगर यहां से माइनस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वी कैन से टारगेट कॉस्ट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट विच कुड बी अलाउड टू इनकर इन ऑर्डर टू एंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या है सर? टारगेट कॉस्ट का मतलब सारी की सारी कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो चाहे फिक्स्ड ओवरहेड हो, इन सबको मिलाकर के जो कॉस्ट हमको दी गई उसे बोलते हैं टारगेट कॉस्ट, ताकि हम अचीव कर सके हमारा मिनिमम रिटर्न। Now, after analyzing target cost, we should calculate the current feasible cost. करंट फीजिबल कॉस्ट का मतलब कि अगर हम अब बिना कॉस्ट रिडक्शन के हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी जा रही है, तो करंट फीजिबल कॉस्ट होती है एक्चुअल कॉस्ट विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है
विच इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर and overhead according to the current feature and quality which has been suggested by designer and production manager। जो आपकी प्रेजेंट डिजाइन के हिसाब से आपको बताया गया कि साहब हमने जो डिजाइन बनाई उसके हिसाब से इतनी कॉस्ट आ रही है, अब कॉस्ट रिडक्शन लगाना है। तो इफ करंट फीजिबल कॉस्ट इज मोर देन टारगेट कॉस्ट, अगर वो मोर देन है टारगेट कॉस्ट के, तो देन वी विल कैलकुलेट डिफरेंस विच विल बी नोन एज कॉस्ट गैप। बहुत बार समझा चुका हूं इन सब चीजों को, कॉस्ट गैप क्या होता है, कैसे निकलता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं। नाउ वी शुड रिड्यूस द करंट फीजिबल कॉस्ट। अब हमारा टारगेट क्या होगा, करंट फीजिबल कॉस्ट को अप टू टारगेट कॉस्ट तक रिड्यूस करना। कैसे? बाय यूजिंग वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, काइजन कॉस्टिंग और जेआईटी सिस्टम, दैट मींस जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमको कुछ भी चीज स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत है तभी ऑर्डर करो। अब होता क्या था, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, जैसे आज सपोज से बुक्स है, मेरे को सपोज महीने के 400 बुक चाहिए होती है, लेकिन मैंने क्या किया, पूरे साल की एक साथ ऑर्डर कर दी, पूरे साल की एक साथ ऑर्डर कर दी, 5000 बच्चों के लिए बुक बना करके रख दी। अब मुझे पता है मैंने 5000 बुक अगर बना ली तो 5000 बुक को बनाने के लिए जो पैसा लगा वो मेरा ब्लॉक हो गया। 5000 बुक को बनाने के लिए जो पैसा ब्लॉक हुआ वो तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा मुझे अब इन 5000 बुक्स को रखने के लिए एक स्टोर चाहिएगा, उसका रेंट का खर्चा हो गया, प्लस उसको स्टोर कीपर रखने की जरूरत पड़ेगी कि भैया आप इस स्टोर कीपर इसका बुक का ध्यान रखो, कल को पता पड़ा पानी आ गया, कुछ आ गया, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका बुक की कॉस्ट आती है जस्ट इन टाइम सिस्टम में। तो इन्होंने कहा जी जस्ट इन टाइम सिस्टम लगा लो, अगर आपको ऐसा लगता है स्टोर करने की जगह जस्ट इन टाइम लगाओ, जब जरूरत है तब मंगाओ, तो स्टोरेज कॉस्ट बच जाएगी। तो कॉस्ट गैप कैसे आता है, करंट फीजिबल कॉस्ट और टारगेट फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस। नाउ एफर्ट्स टू रिड्यूस दिस कॉस्ट गैप, दिस विल बी डन व्हेन कॉस्ट गैप विल बिकम निल। इन शॉर्ट, व्हेन कॉस्ट करंट फीजिबल कॉस्ट, सीएफसी का मतलब करंट फीजिबल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगी टारगेट कॉस्ट की। तो मेन फीचर्स क्या क्या रहेंगे, क्या है मेन फीचर्स, कुछ नहीं है। अरे बाबा सबसे पहले कस्टमर से जाओ, सबसे पहले कस्टमर, अरे भैया मुन्ना और मुन्नी से जाकर के पूछो, ये जो आपने जो आपके प्रोडक्शन हाउस से जो ये रिजल्ट है, ये अगर इसी तरह से रहे तो बाइक पर नहीं आ रही हो आप लोगों को कार में लेना है, तो कार में लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उनसे पूछो, फिर आप उनसे ये भी पूछो कि कितने रुपए में चाहिए, फिर आप अपना प्रॉफिट डिसाइड करो, फिर प्रॉफिट डिसाइड करने के बाद आप उसकी टारगेट कॉस्ट निकालो, फिर टारगेट कॉस्ट निकालने के बाद में आप अपने जो भी कोर फंक्शनल टीम है उनको बोलो, डिजाइनर टीम, प्रोडक्शन टीम को, कि भैया हमें हमारी करंट फीजिबल कॉस्ट निकाल के बताओ। करंट फीजिबल कॉस्ट निकालने के बाद में हमको कहो कि भैया आखिरकार कितना कॉस्ट गैप आ रहा है वो बताओ, फिर उस कॉस्ट गैप को निल करने का काम करो, और जैसे ही टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाए तो वो डिजाइन करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मार्केट रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड्स डिजाइन, यूटिलिटी, नीड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले तो मार्केट की नॉलेज लो, फिर सेट करो ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट, फिर सेट करो टारगेट प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम बेस्ड ऑन रिलेशन प्राइस के ऊपर कि कितनी यूनिट्स आप लोग बनाने वाले हैं, कितनी यूनिट्स मार्केट में बिक जाएंगी। एस्टिमेट करो टारगेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और अपने प्रोजेक्टेड वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रॉफिट डिसाइड करो। फिर उससे आपकी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वो कैसे आएगी, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। देन उसके बाद में डिटरमाइन करो आपकी करंट कॉस्ट, करंट फीजिबल कॉस्ट, कि कितनी आपको बनाने में आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ रही है। देन आप उस कॉस्ट रिडक्शन लगाओ ताकि आप इन ऑर्डर टू रिड्यूस करंट कॉस्ट टू टारगेट कॉस्ट, ताकि करंट कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट तक ले जाया जा सके। फिर एनालाइज करो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट इनटू वेरियस कंपोनेंट एंड आइडेंटिफाई करो कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी, कैसे, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग एक्सेट्रा करके। फिर अचीव करो कॉस्ट रिडक्शन को और टारगेट प्रॉफिट को बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन। कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करके फोकस ऑन फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। फिर आप फर्दर पॉसिबिलिटी रखो कॉस्ट रिडक्शन पे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहो, काइजन कॉस्टिंग लगाते रहो। ये एक प्रोसेस है, थियरी के एस्पेक्ट पर इंपॉर्टेंट, वैसे नहीं। अब आते हैं असली पॉइंट पर। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी विल यूज फॉलोइंग 6 स्टेप्स, और मैं बताऊं ये शायद मेरे हिसाब से इसको 7वीं या 8वीं बार ये स्टेप आ रही है। क्या, एनालाइज करो टारगेट सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट करो डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, माइनस करके निकाल दो टारगेट कॉस्ट, फिर कैलकुलेट कर दो करंट कॉस्ट, फिर डिफरेंस निकालो, उससे बोलेंगे कॉस्ट गैप, फिर उस कॉस्ट गैप को निल करने का काम करो। लो जी, तो सम टाइम क्वेश्चन आस्क टू कैलकुलेट टारगेट लेबर आवर्स, ये है टारगेट लेबर आवर्स, ये HOU आवर्स जो है ना ये एक ही साथ है,
तो टारगेट लेबर आवर्स ऑब्लिक रिड्यूस टाइम टेकन टू अचीव टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि टारगेट लेबर आवर्स बताओ और उसमें कितना रिडक्शन होगा वो कैलकुलेट करो। तो ये चीजें जब पूछ ले तो क्या करना है, इन दैट केस वी विल सिंपली कैलकुलेट, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। टोटल टारगेट वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी सर, टारगेट सेलिंग प्राइस में टारगेट प्रॉफिट लेस कर दो तो टारगेट कॉस्ट आएगी, उस टारगेट कॉस्ट में से आप अपनी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर दो तो टारगेट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बाय यूजिंग अबव प्रोसीजर देन वी विल कैलकुलेट टोटल टाइम एज बिलो। कैसे, तो टारगेट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से हम लेस कर देंगे टोटल पॉसिबल कॉस्ट जो कि अदर देन लेबर आवर्स ओरिएंटेड कॉस्ट है। अदर देन लेबर आवर्स ओरिएंटेड कॉस्ट का मतलब हो गया वो कॉस्ट जिनकी कैलकुलेशन लेबर आवर्स के बेसिस पर नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल कॉस्ट उनको लेस कर देंगे अदर देन लेबर और वेरिएबल ओवरहेड एग्जांपल के तौर पे। तो इससे आ जाएगा आपके पास टोटल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दोनों का टोटल, और इसमें से अगर आप डिवाइड लगा देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का तो इससे आ जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट का। तो टोटल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ गई। तो टोटल ये क्या है, इट इज ए सम ऑफ लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर प्लस वेरिएबल लेबर आवर्स पर यूनिट, अगेन यहां पर भी लेबर आवर्स पर यूनिट और आएगा, या फिर आप इसमें एक काम कर दीजिए, इसको यहां पर ये लीजिए, एक छोटू सा काम कर दीजिएगा आप मेरे लिए, यहां पर एक छोटा सा ब्रैकेट कर लीजिएगा कि इट इज ए सम ऑफ लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, इन दोनों के टोटल का इक्वल होता है। ये वाला पोर्शन आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसको अगर आपको ऐसा लगे ना छोटा सा भी क्लियर, सर ये वाला चीज थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है सर, घबराने का नहीं, ये चीज सारी मैं समझा दूंगा। लेबर आवर्स एंड ओवरहेड रेट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका डिवाइड लगा दो। याद करो वो दिन जब मैंने अभी कैलकुलेट किया था कि आपका पार्ट ए में 80 रुपीज आ रही थी आपकी इन दोनों की टोटल वेरिएबल, टोटल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी 80। उस 80 में मैंने डिवाइड कर दिया था 3 + 1 4 का, तो मेरे पास आ गए थे 20 आवर्स। ठीक है, तो लेबर आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे आपके पास ये। तो सिंस वी ऑल नोज लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे कैलकुलेट होती है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट लेबर आवर्ली रेट से तो आ जाएगी लेबर कॉस्ट पर यूनिट। क्या आ जाएगी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। और लेबर आवर्स को ही अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे वेरिएबल ओवरहेड रेट से तो आ जाएगी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर रेट प्लस डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए कहलाएगा लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, दोनों का टोटल पर यूनिट। और नाउ टेक डायरेक्ट लेबर आवर्स एज ए कॉमन। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स को तो ले लिया कॉमन और मल्टीप्लाई, अब इसको ले लिया आपने ये, तो ये आ जाएगी आपके पास ये अमाउंट। और आप क्या करेंगे, टारगेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वो आपकी कैसे आती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स से इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा ये सारी चीज, और फिर इसके बाद में ये वाला पोर्शन यहां पर आ जाएगा। क्लियर, चलो दैट्स ऑल, आगे चलते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एज वी ऑल नोज वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल वेरी change according to their units. If unit increases then total variable cost will also increase, vice versa, but we must know that variable cost in total will change with change in volume but variable cost per unit will not change. कुल मिलाकर के वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज वेरिएबल बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मैंने इस चीज को एक एग्जांपल से समझा है, 1000 यूनिट बनाऊंगा 10 रुपए की रेट से तो ये 10,000 आएगा, 2000 यूनिट बनाऊंगा तो भी रेट 10 रुपए ही रहेगी तो ये 20,000 हो जाएगा, 500 यूनिट बनाऊंगा तो भी रेट 10 रुपए ही रहेगी तो ये 5,000 हो जाएगा। तो ये तो हो गया फिक्स्ड और ये हो गया वेरिएबल। इसलिए कहा जाता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो होता है फिक्स और टोटल में होता है वेरिएबल। एज वी ऑल नो फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन वॉल्यूम। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज फिक्स्ड बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। प्रूव करके बताओ सर, हम नहीं मानते। लो जी, रेंट
जनवरी का भी रेंट 1 लाख, फरवरी का भी रेंट 1 लाख, मार्च का भी रेंट 1 लाख। ये मार्च है, मैच नहीं है, मार्च, इसका रेंट भी 1 लाख। अब हुआ क्या, मैंने एक बहुत बड़ा सारा इंस्टीट्यूट लिया जिसका रेंट है 1 लाख रुपए। मैंने एक इंस्टीट्यूट के लिए प्लेस लिया, उसका रेंट है 1 लाख रुपए। और मैंने क्या किया कि मैंने पहले महीने मेरे पास 10,000 स्टूडेंट आए, दूसरे महीने 20,000, फिर 5,000। अब इससे क्या होगा, मेरे हर एक स्टूडेंट के लिए जो रेट है वो क्या पड़ी, पहले 10 रुपए पर स्टूडेंट, फिर 5 रुपए पर स्टूडेंट, फिर 20 रुपए पर स्टूडेंट। इसका मतलब रेट चेंज होती जा रही है। लेकिन इफ क्वेश्चन हैज गिवन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ना, ये इस वाले पर स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा इस पे। आपके पास बुक आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो आप कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा कि इस वाले पॉइंट को सर ने बोला था कि आपको ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। इफ क्वेश्चन हैज गिवन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट देन वी मस्ट कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट इन टोटल एट दैट, ये देन नहीं है, एट दैट है, एट दी सेम लेवल वेयर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वॉज कैलकुलेटेड। जिस भी लेवल पर वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की गई है ना, उससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल में फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। जैसे कि यहां पर 10 रुपए निकाली गई थी 10,000 पर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रुपए निकाली थी 20,000 पर, तो इससे निकालेंगे। 20 रुपए निकाली थी 5,000 पर, तो इससे निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए पर यूनिट तो ले ली जनवरी की, मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से फरवरी से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज इफ क्वेश्चन हैज नॉट गिवन फिक्स कॉस्ट ऑफ जनवरी मंथ बट क्वेश्चन हैज गिवन यूनिट्स डिटेल ऑफ जनवरी 10,000 and February 20,000 and fixed cost per unit of January month was rupees 10,000। नाउ क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो फरवरी का। तो आपको क्वेश्चन ने कहा कि जनवरी का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, नहीं दे रखा, लेकिन इतना दे रखा है कि जनवरी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो थे 10,000, फरवरी में थे 20,000, और जनवरी का जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, आप ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने क्या बोला है। जनवरी के अंदर आपको क्वेश्चन ने दिया कि 10,000 स्टूडेंट है और एट द रेट पर यूनिट आपको दे रखी है 10। फरवरी के अंदर ये हो गए आपके 20,000, रेट यहां की नहीं दे रखी, और क्वेश्चन कहता है फरवरी का फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पर रेट जो दे रखी है इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई 10,000 तो 1 लाख आएगा। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, देखिए क्या कह रहा है। तो इसी तरीके से ये यहां पर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और ये कैलकुलेशन कैसे होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ फरवरी, रॉन्ग क्या है, 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना, ये रॉन्ग है। राइट क्या है, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो राइट है, क्योंकि आपको वहीं से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। तो ये लो जी, आपको देखो पार्ट ए के अंदर मेरे को 60 मिनट्स का समय लगा इन सारे नोट्स को एक्सप्लेन करने में, फिर वापस से मेरे को 33 मिनट्स का समय लगा इन सारे नोट्स को, उन सब कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने में। आधा समय गया ना, ये जो आधा समय गया ना, अब आप लोगों को इस चीज को रिवाइज करने में लगेगा केवल 10 मिनट। मतलब मैंने जब पहले नोट्स कंप्लीट कराए समझाए तो लगा 1 घंटा, फिर मैंने इनको रिवाइज कराया तो मुझे लगा आपके लिए आधा घंटा, और मैं जब इसको वापस से रिवाइज कराऊंगा तो मुझे लगेगा 5 मिनट 10 मिनट, आपको भी अब 5 मिनट 10 मिनट ही लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई, डन। अब आइए जी, अब बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज पर। बात करते हैं इस चैप्टर की वेटेज के ऊपर कि आखिरकार इस चैप्टर की वेटेज क्या है। ऑल्दो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की वेटेज आपको रहेगी 4 to 8 मार्क्स के अंदर। इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस्मत अच्छी होती है तो कई बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। जनवरी 2023 के एग्जाम में 10 मार्क्स का आया। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन कितने मार्क्स के आए, उसके लिए आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। जो भी न्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आप लोगों को उनको एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करके वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता रहूंगा। आप बेफिक्र रहिएगा इस चीज के लिए, आपको सारी चीज बिल्कुल सब कुछ चीज आपको अवेलेबल रहेगा। हमारे सब्जेक्ट में किसी तरह का अमेंडमेंट्स नहीं आता है।
हमारे सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं तो केवल ये न्यू क्वेश्चन इंसर्ट होते हैं। तो जो न्यू क्वेश्चन इंसर्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूंगा। जैसे ही मेरे को लगेगा कि ये लो सर 15-20 क्वेश्चन और आ गए, ये लो आप लोगों के लिए एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ एससीएम करके। तो आप लोग इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। CA/CMA आशुतोष लाटा पर भी, और आप लोगों का ये कहां रखा है, ये देखो यहां पर लिखा है, ये लिखा नीचे देखिएगा LPA CMA एक्सक्लूसिव यहां पर भी। चलिए अब दोस्तों ये आपको पता है कैसे यूज करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि ये चीज जो मैंने एडिशनल पॉइंट्स आप लोगों के लिए दिए हैं इनको आपको कैसे यूज करना है। हाँ मेरे प्यारे 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 वाले बच्चों, आर यू रेडी टू राइट समथिंग? अब आप तैयार हैं कुछ लिखने के लिए? क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फाइनली क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जहां पर मैं भी लिख करके सॉल्व करूंगा और आपको भी लिखना है। तो श्री गणेशाय नमः आप लोग, और हमारे कंचनदास जी महाराज को भी सत सत नमन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफिशियली हमारा टारगेट कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब कैसे रहेगा, कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में जब भी कोई क्वेश्चन नया इंसर्ट हुआ है तो मैंने उनको न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन के नाम से आपके लिए मेंशन किया है। तो आप लोगों को अगर कहीं पर भी न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन मिले लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा कि ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए न्यू इंसर्ट किया गया है। कब से? ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, जो कि न्यू स्टडी मटेरियल का है। ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूली इंसर्टेड है तो न्यू स्टडी मटेरियल का ही होगा। एक कंपनी रिक्वायर्स 85 लाख इन सेल्स। मेरा सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, कॉस्टिंग का जब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा तो मेरा एक कॉन्सेप्ट रहेगा, मेरा एक तरीका रहेगा जो आप लोगों को भी अडॉप्ट करना है। क्या? मैं हमेशा से हमारे स्टूडेंट्स को बोलता आया हूं, कॉस्टिंग के अंदर आपका पेपर तब तक खराब नहीं हो सकता, तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक आपको क्वेश्चन को रीड करना आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन को रीड करना ढंग से आता है तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन कभी गलत आपका होगा ही नहीं, आपका कॉस्टिंग का पेपर कभी खराब होगा ही नहीं। तो इसी चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कॉस्टिंग के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा तो आंसर को करने में और उसकी एक्यूरेसी आने में कम समय लगेगा। क्वेश्चन जितना फटाफट से पढ़ दोगे उतना ही आंसर करने में, सॉल्यूशन करने में जितना ही ज्यादा समय लगेगा, एंड क्वेश्चन में करेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ढंग से उसकी इंटरप्रिटेशन एक एक लाइन की अपने माइंड में बनानी है। कैसे? एक कंपनी रिक्वायर्स 85 लाख इन सेल्स टू मीट इट्स टारगेट नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन का कहना है एक कंपनी को, यदि उस कंपनी को टारगेट नेट प्रॉफिट को अचीव करना है तो उसको टारगेट सेल्स 85 लाख की करनी होगी। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज 30%, जहां पर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 30% है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको 15 लाख रुपीस की है। क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज टारगेट नेट प्रॉफिट। टारगेट नेट प्रॉफिट क्या रहेगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूं हम लोग किस तरह से करेंगे। हमारे को करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या? टारगेट नेट प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। अब फाइनली हमारा ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले क्या करूंगा, कोई भी क्वेश्चन करूंगा उसमें से मैं गिवन डेटा को उठा लूंगा। गिवन डेटा क्या है? यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि सर यहां पर आपको टारगेट सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है जो कि है 85 लाख रुपीस की। क्वेश्चन ने आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज में दिया है, और आप लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज बोलूं या पीवी रेशियो बोलूं, मैं एक ही बात होती है। सर ये पीवी रेशियो क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है पीवी रेशियो क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़ा है। मैं नहीं मानता आप लोगों ने इंटर में पीवी रेशियो पढ़ा है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ये नहीं मान के चलता कि आप लोगों ने इंटर में कुछ पढ़ के आए। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको दे रखा है 30%। इसके अलावा भी कुछ दे रखा है क्या आंसर में? यस सर, आंसर में और कुछ भी दे रखा है क्या? क्वेश्चन में कुछ दे रखा है? यस सर, क्वेश्चन ने आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 15 लाख। ठीक है, आइए
क्वेश्चन ने आपको दे रखी है फिक्स्ड कॉस्ट 15 लाख, और क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है कि भैया टारगेट नेट प्रॉफिट, मतलब टारगेट कॉस्ट नहीं, टारगेट सेलिंग प्राइस नहीं, टारगेट प्रॉफिट बताओ। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज इज ऑल्सो नोन एज, आप लोग भी चाहें तो अब मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें समझना है तो आप बेशक समझिए, बाद में वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम से के टाइम पर पहले रिवाइज कर लेना है, ये उनमें से नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने क्लास के टाइम पे किया, उसके बाद में जस्ट एक बार भी रिवाइज कर लिया ना तो आपका काफी काम हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज इज ऑल्सो नोन एज, क्या नाम से जाना जाएगा, पीवी रेशियो। एंड वी ऑल नोज, क्या जानते हैं भाई हम, एंड वी ऑल नोज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है, या मैं यूं बोलूं, वी ऑल नोज दिस इज कैलकुलेटेड एज अंडर, दिस इज कैलकुलेटेड एज अंडर। मैं नहीं जानता कि आपको पता है पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पीवी रेशियो बोलूं या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलूं, पीवीआर इज यूनिवर्सल टर्म, यू कैन यूज इज दिस एब्रीविएशन एज वेल। तो पीवीआर क्या हो गया सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, इससे आता है सर आपका पीवी रेशियो। सो अगर इससे पीवी रेशियो आता है, मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई क्वेश्चन ये कहता है कि आपका ये 30% आता है, यहां पर ये 30,000 है, ये 1 लाख है, तो ये आ गया 30%, एग्रीड। तो मुझे अगर क्वेश्चन में इस कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या इस 100,000 को अगर मैं इस 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मेरे पास 30,000 आ जाएगा? आंसर है यस सर, आ जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, इसमें से कौन सा पोर्शन आप लोगों के एग्जाम के लिए, कौन सा पोर्शन आप लोगों को एग्जाम में प्रेजेंट करना है, वो मैं आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखूंगा। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के पर्पज से थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जो एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। क्योंकि अभी मैं आपको पता है, मुझे पता है, आप लोगों को यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल बेशक आप लोग लिख के आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं यहां पे लिखता हूं, सो कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। सो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है सर, आपका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स में आता है तो ऐसे करना है, अदरवाइज तो आप सीधा सिंपल डायरेक्टली कंप्लीट करके आ सकते हैं। सीधा जाओ, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, और सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो है तो आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 85 लाख की सेल, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया वो है आपका 30%, तो ये हो गया आपका 25,50,000। तो 25,50,000। अब आप लोगों को पता है कि कंट्रीब्यूशन जो है, वी ऑल नोज कंट्रीब्यूशन इज ए सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपको पता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का भी सम होता है। कैसे सर? मैंने कहा ध्यान से सुनो, आप लोगों को पता है जैसे हम लोग क्या करते थे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते थे तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, फिर इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते थे तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज से सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, तो ये कितना आ जाएगा सर 60,000।
इसमें से फिक्स कॉस्ट है 40,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20। तो मुझे एक चीज बताओ, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट हो सकता है? सर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दोगे तो 60,000 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पहला फॉर्मूला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करा, कंट्रीब्यूशन आया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या इस 40 और 20 इन दोनों का टोटल भी 60 होता है क्या? आंसर है यस सर, ये भी 60 होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो एज वी ऑल नोज कंट्रीब्यूशन इज ए सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, सो फिक्स कॉस्ट कैन बी कैलकुलेट एज बिलो। फिक्स कॉस्ट कैन बी, सॉरी फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा सिंपल, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, मैं फिक्स कॉस्ट क्यों लिख रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 25.5 लाख माइनस 15 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 10.5 लाख। चेक कीजिएगा, आंसर आपका मैच है, चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच है 10,50,000। दैट्स ऑल। अब पॉइंट आता है कि सर आपने इतना ज्यादा डिटेल में इस चीज को क्यों समझाया, जबकि ये क्वेश्चन केवल और केवल 2 मिनट का और 2 नंबर से ज्यादा की इसकी वेटेज नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोगों को अभी मैं ये नहीं मान रहा कि आप लोगों को ये पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं, इसको एग्जाम में प्रेजेंट करने की बात करूंगा ना, मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है मैं वो बता देता हूं। अब मैं आप लोगों को ये चीजें मेरे को समझाने के लिए थी जो ऊपर वाला है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऊपर वाली चीज नोट मत करो, सीधा इस पर आ जाओ, एग्जाम सॉल्यूशन। एग्जाम सॉल्यूशन के अंदर मैं सीधा क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, तो वो आ जाएगा आपका 85 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% इज इक्वल टू 25,50,000। क्लियर? और सीधा फिर मैं कर दूंगा प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन 25,50,000 माइनस 15 लाख, और ये आ जाएगा आपका 10,50,000। दैट्स इट। ये इतना सा आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली चीज मैंने इसलिए समझाई क्योंकि आप लोगों को, अगर किसी को बच्चे को ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चा बोलता है, अरे सर फाइनल वाले बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हो क्या, ये नहीं आता। मैंने कहा मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आपको कुछ आता है, मेरी आदत है ये। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूं। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अगेन न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन, न्यू एसएन में। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन न्यूली इंसर्टेड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन estimate that 40,000 new mixers could be sold annually at a price of 6,000 each। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मार्केट को जब एनालाइज किया तो उन्होंने हमें बताया कि आप पूरे साल भर में अगर 6,000 रुपए की सेलिंग प्राइस रखते हो तो 40,000 न्यू मिक्सर्स आप मार्केट में सेल आउट कर सकोगे। टू डिजाइन डेवलप एंड प्रोड्यूस दीज न्यू मिक्सर, अगर आपको इस डिजाइन करना है, डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है न्यू मिक्सर को, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 करोड़, ये 40 करोड़ है। एक तो एक ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो इन फिगर्स को ढंग से पढ़ना, क्योंकि हमारी आदत रुपीज इन लाख तक की है। क्वेश्चंस कई बार आपको रुपीज इन करोड़ इस तरह से भी दे देता है, आपको कोई जरूरी नहीं है 40 CR लिख के दे देगा, वो आपको इस तरह से भी दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने लाख हैं कि करोड़ हैं, इस चीज को ध्यान से देखते हुए चलना है।
तो वुड बी रिक्वायर्ड, अगर आपको मिक्सर डेवलप करना है तो आपको 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, द कंपनी डिजायर ए 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी डिजायर करती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 15%। व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस वन मिक्सर, एक मिक्सर को बेचने के लिए आपका टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए। ओके, अगेन सॉल्यूशन को करने का दो अप्रोच से मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको बता दूं, आपको कोई सा भी एक अप्रोच फॉलो करना है। टोटल अप्रोच एक तो है मेरे पास, टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच में मैंने क्या करना है, सेल्स, और सेल्स कितनी है, क्वेश्चन ने कहा आप 40,000 मिक्सर बेच सकोगे एट द रेट 6,000 रुपए पर। 6,000 रुपए पर 40,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 तो ये हो गए 2,40,000 डिवाइडेड बाय लाख कर देते हैं तो रुपीज इन लैख हो जाएगा 2400 लैख, या मैं यूं बोल दूं 24 करोड़। सीआर मतलब क्रेडिट मत समझ लेना। और इस सेल्स में से अगर मैं मेरा टारगेट प्रॉफिट लेस कर दूं, टारगेट प्रॉफिट, और टारगेट प्रॉफिट कितना है, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है टोटल, और कंपनी चाहती है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट कमाएं, हम हमारे इन्वेस्टमेंट पर 15% रिटर्न कमाएं। ठीक है, तो इस पर अगर हम 15% रिटर्न कमाना चाहते हैं तो दैट मीन्स हम 6 करोड़ कमाना चाहते हैं। तो क्या अगर मैं इसमें से इसको लेस कर देता हूं तो क्या मेरे पास टोटल टारगेट कॉस्ट आ जाएगी क्या, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल टारगेट कॉस्ट जो कि होगी 18 करोड़। और आपको पता है अगर मेरे को टारगेट कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल टारगेट कॉस्ट 18 करोड़ डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स। मैं 40,000 यूनिट्स का डिवाइड लगा दूंगा इसमें, तो ये आ जाएगी मेरे पास टारगेट कॉस्ट 18 करोड़, तो ये आ जाएगी जी 4,500 रुपीज। तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 4,500, और इस तरह से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है पर यूनिट अप्रोच। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं, आपको एक ही अप्रोच से सॉल्व करके आना है, दोनों अप्रोच से सॉल्व करके आने की जरूरत नहीं है। तो आपको पर यूनिट अप्रोच कैसे करनी है, सर सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 6,000, इसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट, और टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो कैसे आएगा, सर टोटल 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इसका 15% रिटर्न चाहते हैं, तो 40 करोड़ का 15% पूरे साल भर का हो गया, इसमें आप डिवाइड लगा दीजिए 40,000 यूनिट का। तो जब आप इसमें से 40,000 यूनिट्स का डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,500, और आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस में से जब आपका टारगेट प्रॉफिट लेस हो जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट जो कि हो जाएगी 4,500। और यहां स्टार मार्क करके आप कर लेंगे वी कैन सॉल्व above question with any approach, with any one approach। हमारे को ऊपर दी गई अप्रोचेस दोनों में से केवल एक अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 53 मिनट्स हो गए, अभी भी 7-8 मिनट का समय हमारे पास है, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो टोटल अप्रोच आपको ये कहती है, ये लीजिए। अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है, कॉपी नहीं किया है, तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। फिर पर यूनिट अप्रोच जो है वो आपको कुछ इतना सा बताती है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा आपको पर यूनिट अप्रोच की, तो आप चाहो तो यहां पर मेंशन कर सकते हो एज पर सर पर यूनिट अप्रोच इज प्रेफरेबल। अगर छोटा क्वेश्चन आता है ना तो वही ज्यादा बेटर है, बड़ा भी आएगा तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं पूरे कॉस्टिंग के अंदर न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन सारे चैप्टर के एक तरफ और टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर के एक तरफ। तो मतलब कि आप लोगों के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों की यहां पर कवर अप हो रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। न्यू स्टडी मटेरियल का है, क्या है? टी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स ए प्रोडक्ट। टी लिमिटेड जो है वो प्रोड्यूस करता है, सेल करता है एक प्रोडक्ट को। द कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन 2022। 2022 में कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट करती है फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। रेवेन्यू जो है वो रहेगा 400 सेट सोल्ड करेंगे, 600 रुपए का एक, 2,40,000 में बिकेगा। वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000, फिक्स कॉस्ट 50,000। वॉट अमाउंट ऑफ सेल मस्ट टी लिमिटेड हैज टू अर्न ए टारगेट नेट इनकम ऑफ 63,000 इफ दे हैव ए टैक्स रेट ऑफ 30%। अगर ये टैक्स रेट 30% है तो एक नया कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमारे नोट्स में हमने डिस्कशन नहीं किया है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्राइसिंग डिसीजन का कॉन्सेप्ट है, जो हम प्राइसिंग डिसीजन जब पढ़ते तो वहां हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते। लेकिन अब सिंस ये हमारे पास यहां पर आ चुका है तो हमारे को डेफिनेटली इसको यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़े से नोट्स भी लिखने पड़ते हैं, तो भैया साथ के साथ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है ना, तो भैया स्टार मार्क करके लिखेंगे लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को तो समझें सर, लर्निंग पॉइंट तो बाद में बोलना, पहले इस क्वेश्चन को समझाओ सर। क्वेश्चन ने क्या बोला है? टी लिमिटेड करके एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है, सेल करती है एक प्रोडक्ट को, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है फॉलोइंग रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू आपको दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दी, फिक्स कॉस्ट आपको दे दी। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास रेवेन्यू भी है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, तो भैया फिर इसका मतलब सर प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ सेल मस्ट टी लिमिटेड हैज टू अर्न। कितने रुपए की सेल टी लिमिटेड को अर्न करनी पड़ेगी यदि उसका टारगेट नेट इनकम जो है वो 63,000 हो, इफ दे हैव ए टैक्स रेट ऑफ 30%। अगर टैक्स रेट 30% है तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली आप लोगों के लिए डिजायर्ड सेल का कॉन्सेप्ट है। डिजायर्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्वेश्चन। ये आपका टारगेट कॉस्टिंग के अंदर इन्होंने बाय मिस्टेक इंस्टीट्यूट ने टारगेट कॉस्टिंग में इस टॉपिक को दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है ये चैप्टर में जाएगा, आपके मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ये यहां पर मैं इसको नहीं करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं सीधा मार्जिनल कॉस्टिंग में, और हम इसको डिस्कस भी वही करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आगे लिख दीजिएगा, विल डिस्कस इन बीईपी एनालिसिस। बीईपी एनालिसिस जब हम करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को वहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा शिफ्ट होगा आपके ब्रेक इवन एनालिसिस वाले में। तो जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस आप लोगों के साथ पढ़ेंगे तब मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि उसको अभी कराने से कोई मतलब नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टारगेट कॉस्टिंग का ही है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों का कॉस्ट रिडक्शन का एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपको मॉड्यूल 1 का, डोंट वरी मुझे याद रहेगा, आपको याद हो ना हो। एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका टारगेट कॉस्टिंग का, वो भी हमारा बचा हुआ रहेगा, डोंट वरी। न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन न्यू एसएम का क्या बोल रहा है? बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹1,000 पर यूनिट। बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को 1,000 रुपए में बेचती है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 15%। ये खुद 1,000 रुपए में बेचता है, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर जो है ना उन्होंने अपनी प्राइस को 15% से गिरा दिया। अब डेफिनेटली अगर उन्होंने गिरा दिया और आपका प्राइस महंगा होगा तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो अब आपको भी हैंड टू हैंड रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा उस पर। तो बी वॉन्ट्स टू रेस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाई कटिंग डाउन इट्स प्राइस बाय 20%। कहता आजा बेटा तुम 15 गिराओगे हम 20 गिरेंगे। अरे गिरने में तो हम वैसे ही माहिर हैं, तुम जितना गिरा सकते हो उतना गिराओ। अगर तुम कितना गिराओगे, हम गिरने में माहिर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या है ना, हम रोलर कोस्टर की तरह गिरते हैं, जो जितना तेजी से नीचे गिरता है वो उतना ही तेजी से ऊपर उठ के जाता है। इसीलिए कहते हैं इंसान को जिंदगी में
झुकना चाहिए अगर कहीं पर लगे तो, अगर कहीं पर लगे तो झुकना चाहिए, क्योंकि झुकने से जिस स्पीड से आप तेजी से नीचे गिरते हैं उतनी ही तेजी से आप ऊपर भी जाते हैं। एग्जाम्पल रोलर कोस्टर। एंड एक्सपेक्ट दैट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 यूनिट्स पर एनम विल इंक्रीज टू 2 लाख पर एनम। लेकिन उसने क्या कहा कि भैया बेशक मैं 15 की जगह 20 गिरूंगा, लेकिन उससे मुझे फायदा होगा कि मैं 1,50,000 की जगह 2 लाख यूनिट्स बेचने लगूंगा। क्वेश्चन कहता है बी वॉन्ट्स टू अर्न ए 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल। टारगेट प्रॉफिट पर 10% का प्रॉफिट चाहता है। व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी वो आप बताइए। चलिए आइए आइए आइए, मैं देखो इसको यहां पर लिख करके चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 4। आई थिंक मेरे हिसाब से आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 1 घंटे का समय हो चुका है और मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। फिक्स 2 घंटे की क्लास होगी, 1-1 घंटे के 2 पार्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं आपको यहां पर दे देता हूं गिवन, और गिवन आपका एग्जिस्टिंग तो क्या है और रिवाइज्ड क्या है। तो देखो जी, आपको क्वेश्चन ने दे रखा है ये कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन का कहना है आपको सेलिंग प्राइस जो है ना वो आप पहले 1000 में बेचते थे, लेकिन आपने कहा हम 20% से गिरूंगा, तो भैया 20% से गिरेगा तो भैया 800 रुपए रह जाएंगे। मुझे ये शो करने की जरूरत है कि 800 कैसे आए। अगर आप लोगों को लगता है तो लो, मैं आपके लिए ये भी करने को तैयार हूं। 1000 में आप माइनस कर देंगे 20% ऑफ 1000 में माइनस कर देंगे 20% ऑफ 1000, या 1000 मल्टीप्लाई बाय 80% आप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ गई, इसमें आपकी यूनिट्स जो है एग्जिस्टिंगली आप 1,50,000 यूनिट्स आप बेचते थे, अब न्यू में आप 2 लाख यूनिट बेचने लगोगे रिवाइज्ड में। यही है, यस सर यही है। इसके अलावा और क्वेश्चन ने क्या दे रखा था सर? क्वेश्चन ने दे रखा था 1000 यूनिट है, आपके कॉम्पिटिटर ने 15% गिरे हैं, आप 20 गिरोगे। वो 1,50,000 यूनिट बेचते थे पहले, आप अब 2 लाख बेचोगे, और आप चाहते हो कि टारगेट प्रॉफिट सेल का 10% आप कमाओ। तो सेल का 10% कमाओ तो भैया कमा लेते हैं। आइए अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 10% सेल का कमाना चाहते हैं तो अगेन मेरे पास 2 अप्रोच है, यूनिट अप्रोच, टोटल अप्रोच। मैं लेकिन अब की बार सोल्व कर रहा हूं ओनली एक ही अप्रोच से, दैट मींस पर यूनिट अप्रोच। और पर यूनिट अप्रोच मेरे को बड़ी आसानी से सॉल्व करा देती है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकलेगा। कैसे? टारगेट सेलिंग प्राइस 800। आप लोगों को एग्जाम में गिवन लिखना चाहिए, सॉल्यूशन का पार्ट केवल जो ये पर यूनिट सॉल्यूशन का पार्ट केवल इसके नीचे का। ओ माय गॉड, आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है। मैं यहां लिखे जा रहा हूं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नीचे से आउटपुट देना बंद कर दिया है। 1 सेकंड क्या वेट करेंगे। यस गाइस, सो अब नजर आ रहा है। मैंने यहां पर इतना सारा रामायण लिख दिया, आपको नजर ही नहीं आ रहा था। वाओ गजब। वो हुआ यूं कि हमारा सॉफ्टवेयर ने जो ये वाला डिस्प्ले आता है हमारे लैपटॉप वाला, वो डिस्प्ले आउट हो गया था। कोई बात नहीं, अब आपको कॉपी करना हो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। वैसे तो ये गिवन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है ना, ये आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिखना चाहिए, बट उसके एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये गिवन वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन को फटाफट से करने में आसानी रहती है। तो टारगेट सेलिंग प्राइस 800 माइनस कर देंगे टारगेट प्रॉफिट। अब वो टारगेट प्रॉफिट कितना है? सेल्स का 10%, तो सेल्स आपका 800, उसका 10%, तो 800 का 10% कितना होगा? 80 रुपीज। और अगर आपने इसको लेस कर दिया तो आपके पास आ जाएगी टारगेट कॉस्ट, और टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 720। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देखना चाहेंगे आंसर? ये लीजिए 720, खत्म। अगेन डिस्प्ले देना बंद हो गया है, बहुत ही बढ़िया है। ये तो भाई परेशान कर देगा मेरे को। ये लीजिए, ये हो गया है 720। आप लोगों की स्क्रीन पर आंसर आ चुका है। दैट्स ऑल, खत्म। अब दोस्तों मुझे बताओ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप लोग कर पाएंगे क्या 2 मार्क्स के लिए? आंसर है यस सर, 2 मार्क्स में तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग बेहद आसानी से कर पाएंगे।
तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए 1 घंटा 4 मिनट का समय हो चुका है। मैं अब इस पार्ट को बहुत आगे नहीं लेके जाऊंगा। अब आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम दूंगा। इस वाले लेक्चर को नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसके आगे की क्वेश्चंस देखेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 से अभी हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस पेंडिंग है। आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चन कराए और पूरे के पूरे टारगेट कॉस्टिंग के नोट्स मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क भी जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं, 2 होमवर्क जाएंगे। वाओ 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 वाओ, 10 में से 2 क्वेश्चन तो होमवर्क हैं। नहीं, 3 होमवर्क हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मिलने वाले हैं आउट ऑफ 10। तो मेरे को टोटल क्वेश्चन कराने हैं ओनली 7। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे को ना तो 1 लेक्चर लगेगा ना 2 लेक्चर लगेंगे, मुझे 1.5 लेक्चर्स लगने वाले हैं इस पूरे टारगेट कॉस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको 1.5 लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा जो टारगेट कॉस्टिंग बचा हुआ है ये सारा का सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। और यस, और दिल से बोलना है, कॉस्टिंग आसान है। सो गाइस, कॉस्टिंग है आसान। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन आप लोगों का काम क्या है, केवल और केवल आपके 10 मिनट चाहिए मुझे। आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को रिवाइज करने के लिए केवल 10 मिनट का समय चाहिएगा। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये 1, 2, 3, 4 वाले जो क्वेश्चन है ये हार्डली आप लोगों के लिए 2 से 4 नंबर के वेटेज रखते हैं, जो कि एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बार रिवाइज करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं यूं कहूंगा कि आप केवल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, आपका काम हो जाएगा। ओके गाइस, सो फिर आप लोगों को आया यहां भेजे में घुसाना, अरे आइला कि नहीं आइला, आइला ना, तो बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज का लेक्चर, और कैसा आपको हर एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मुझे बताना मत भूलिएगा। किसी भी तरह का कोई भी आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमको ये चीज आप इंप्रूव कर सकते हो, तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों की उस चीज में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इंप्रूव करूं, बिकॉज काइजन हमारे यहां पर भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।